काफ़ी स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन पूछते हैं कि हमने इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम तो दिया, पहला चांस, दूसरा, तीसरा, चौथा, हमने बार-बार इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दिया, लेकिन हमारे मार्क्स कम हो रहे हैं, बढ़ नहीं रहे। हालाँकि अगर देखा जाए कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम जो है, इस एग्ज़ाम का नाम ही इम्प्रूव करना है, यानी कि बेहतर करना है, हमारे मार्क्स बढ़ जाने चाहिए, लेकिन हमारे मार्क्स कम क्यों आ रहे हैं? जितने भी चांसेस हमने दिए हैं, हमारे मार्क्स कम हो रहे हैं, लेकिन बढ़ नहीं रहे या फिर हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। तो इस वीडियो में आप ये जानेंगे कि आखिर इम्प्रूवमेंट का मकसद क्या है? ये जो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम रखा गया है, सिर्फ़ इम्प्रूव करने के लिए, इसमें मार्क्स बढ़ने की बजाय कम हो रहे हैं। ऐसा क्यों है? तो इस वीडियो में एक तो आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का मकसद जानेंगे, दूसरा आपको कौन-सी स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए कि आपके मार्क्स बढ़ जाएँ और कौन-सा तरीका आपको अपनाना चाहिए इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए। ये सारी कन्फ्यूज़न आपकी दूर हो जाएगी क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट 1 नहीं, 2 नहीं, कई ऐसे क्वेश्चंस आते हैं कि भई हमारे मार्क्स आखिर क्यों नहीं बढ़ रहे? तो कुछ जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं इस एग्ज़ाम के हवाले से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, वो सारी आपकी इस वीडियो में इंशाअल्लाह दूर हो जाएँगी। तो अगर आप पहली बार इस चैनल को विज़िट कर रहे हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, तो आपको इससे फ़ायदा तो होगा, नुकसान कभी नहीं होने वाला। और अगर आपको इस वीडियो से फ़ायदा पहुँचे, तो आप इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। आपके तवज्जुद से या आपके शेयर करने से काफ़ी सारे दूसरे स्टूडेंट्स को भी फ़ायदा हो सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इस इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का मकसद जानते हैं कि आखिर इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम को क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, जबकि मार्क्स कम हो रहे हैं। तो चलते हैं, समझते हैं। सबसे पहला पॉइंट, अगर आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम देने का सोच रहे हैं, तो अपने ज़हन में एक बात बिठा लें कि भाई इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कभी भी इस बात की गारंटी नहीं देता कि आपके मार्क्स बढ़ेंगे। समझिए ज़रा बात को, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम कभी भी इस बात की गारंटी आपको नहीं देता कि आपके मार्क्स बढ़ जाएँगे, क्योंकि ये सिर्फ़ आपको एक चांस दिया गया है। आपको सिर्फ़ एक दूसरा, तीसरा या चौथा चांस दिया गया है कि इसमें आप अपनी तैयारी करके मार्क्स इंक्रीज़ कर सकें या अपना जो ग्रेड है, उसको आप बेहतर कर सकें। और जब मैं ये बात कर रहा हूँ कि आपको एक चांस दिया गया है कि आप अपने मार्क्स बढ़ाएँ, तो इसका मतलब ये भी बनता है कि इसमें आपको मेहनत डबल करनी है। इसमें आपको तैयारी पहले से बेहतर तरीके से करनी है। आपको पता होना चाहिए कि पिछले एग्ज़ाम में, जो कि आपने पहला एग्ज़ाम दिया, उसमें कौन-कौन सी गलतियाँ आपने की हैं, जिस वजह से आपके मार्क्स कम आए थे। तो अब कौन-कौन सी गलतियाँ आपको नहीं करनी, जिस वजह से आपके मार्क्स बढ़ जाने हैं। एक पहला पॉइंट तो ये अपने ज़हन में रखें कि आपको तैयारी पहले से डबल करनी है। वो गलतियाँ नहीं करनी जो आप पहले कर चुके हैं। फिर ये आपको ज़हन में रखना है कि ये आपको चांस दिया गया है, इस चांस में आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके मार्क्स बढ़ भी सकते हैं और कम भी हो सकते हैं। तो फिर आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आ सकता है, तो फिर इसको इम्प्रूवमेंट का नाम क्यों दिया गया? तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम आखिर दूसरे एग्ज़ाम से मुख्तलिफ क्यों है। देखिए, इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये वो एग्ज़ाम है, अगर आपके इसमें मार्क्स कम आ जाते हैं, तो इसमें आपको नुकसान नहीं रहता, क्योंकि आपका पहले वाला जो रिज़ल्ट होता है, वो वैसे का वैसे ही रहता है। इम्प्रूवमेंट में मार्क्स कम आने की सूरत में आपका पहले वाला रिज़ल्ट ही चलेगा, जबकि बाकी जो दूसरे एग्ज़ाम्स हैं, सप्ली एग्ज़ाम है, रीअपीयर एग्ज़ाम है या फिर रिपीट एग्ज़ाम है, उन सारे एग्ज़ाम में आपका पहले वाला रिज़ल्ट कैंसल हो जाता है। तो जो रिज़ल्ट आपका आता है वही रहता है। इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की सबसे बड़ी ख़ासियत ये है कि इसमें आपका पहले वाला रिज़ल्ट कैंसल नहीं होता। सो आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। एक मिसकंसेप्शन वो ये है कि भई ये तो इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम है। क्योंकि काफ़ी सारे लोगों से मैंने सुना है, काफ़ी ऐसे टीचर्स मैंने देखे हैं, लोग देखे जो कि स्टूडेंट्स को गुमराह करते हैं। उन्हें कहते हैं कि भई इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम बहुत आसान होता है, तो आप हमारे गेस्ट पेपर तैयार कर लो, आपके मार्क्स बढ़ जाएँगे, जबकि नतीजे में मार्क्स कम हो जाते हैं। देखिए, अपने ज़हन में ये बात बिठा लें कि इम्प्रूवमेंट का जो पेपर होता है, वो कोई अलग पेपर नहीं होता। ये अपने ज़हन से निकाल लें कि इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का जो पेपर होगा वो आसान होगा। बात आसान या मुश्किल की नहीं है, बात सिर्फ़ इतनी सी है कि एग्ज़ाम कोई भी हो,
चाहे आपने फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम दिया था, या फिर आपने सप्ली का एग्ज़ाम दिया था, या फिर आपने एडिशनल सब्जेक्ट्स, या फिर आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इनके पेपर्स में कोई फ़र्क नहीं होता। सिलेबस आपका वही रहता है। जिस तरह आपके फर्स्ट एनुअल एग्ज़ाम में आपके सिलेबस से पेपर बना था, अब भी आपके उसी सिलेबस में से वैसे ही पेपर बनेगा। आसान या मुश्किल की कोई बात ही नहीं है। तो फिर यहाँ पे सारी बात आपकी तैयारी पे आ जाती है। अगर आपकी तैयारी अच्छी है, तो फिर आपके मार्क्स बेहतर आएँगे, आपका पेपर अच्छा होगा। और अगर आपकी तैयारी सही नहीं है, आपने वही गलतियाँ की जो आपने पहले की थी, तो आपके पेपर गलत होंगे, सही नहीं होंगे, और जब पेपर आपके सही नहीं होंगे, तो डेफ़िनेटली आपके मार्क्स कम आएँगे। तो इसलिए जब आप एडमिशन भेज रहे होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि भाई जितने सब्जेक्ट्स का मैं एडमिशन भेज रहा हूँ, उन सब में से मेरे मार्क्स इम्प्रूव होना ज़रूरी है। अदरवाइज़ आपकी जो फ़ीस है, वो भी ज़ाया हो जाएगी, टाइम भी वेस्ट हो जाएगा, और इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम का कोई भी फ़ायदा नहीं होगा। तो इसलिए कोशिश करें, आप चाहे पहले चांस में एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर पहले चांस में आपकी तैयारी नहीं है, तो आप एडमिशन मत भेजिए। जल्दी करने की क्या ज़रूरत है? अगर आप दूसरे चांस में भी आपकी तैयारी नहीं है, एडमिशन मत भेजिए। जब तक आपके इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की तैयारी नहीं है, तब तक आप अपना एडमिशन मत भेजिए। क्योंकि अगर आप एडमिशन भेज देंगे, पैसे भी ज़ाया हो जाएँगे, टाइम भी ज़ाया हो जाएगा, तो ये गलती मत करें। अब यहाँ पे मैं आपके साथ शेयर करने लगा हूँ कि किस तरीके से आप स्टडी करें, या किस तरीके से आप इम्प्रूवमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करें। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स वो ये सोचते हैं कि भई हम पूरी बुक फिर से पढ़ लेंगे। वो पूरी बुक को तैयार करने बैठ जाते हैं। अब इसका बहुत बड़ा नुकसान है। आपको इस लेवल पे, ख़ास तौर पर जब आप इम्प्रूवमेंट का एग्ज़ाम दे रहे हैं, इस लेवल पे आपको स्मार्टर स्टडी करनी है, या फिर स्मार्ट स्टडी करनी है। बहुत सारे टीचर्स से, बहुत सारे स्टूडेंट्स से आपने सुना होगा कि स्मार्ट स्टडी करें। अब स्मार्ट स्टडी है क्या? स्मार्ट स्टडी ये है कि आपको एक-एक चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको सारे चैप्टर्स, आपको सारे टॉपिक्स फिर से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर क्या करें? तवज्जो कीजिए। सबसे पहला पॉइंट, अब ये वो पॉइंट है जो कि आप में से काफ़ी स्टूडेंट्स को पता है। लेकिन बात ये है कि उसको सही तरीके से आप इस्तेमाल नहीं करते, जिस वजह से आपको नुकसान होता है। वो ये है कि सबसे पहला पॉइंट, आपके पास पिछले 3 साला या 5 साला पेपर होने चाहिए। मॉडल पेपर्स आपको बाज़ार से मिल जाते हैं, इंटरनेट से भी आपको मिल जाएँगे। यहाँ पे भी वीडियो पड़ी हुई है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अब पिछले 3 साला पेपर, उनको लाज़मी देखें। उनमें क्या चीज़ आपको देखनी है? क्वेश्चंस तो आपको देखने ही हैं। वो क्वेश्चंस देखने हैं जो कि पिछले 3 साल में, चाहे वो ग्रुप फर्स्ट है, चाहे वो ग्रुप सेकंड है, ये देखना है कि कौन-कौन से शॉर्ट क्वेश्चन या फिर लॉन्ग क्वेश्चंस बार-बार रिपीट हो रहे हैं। पिछले 3 साल में या पिछले 5 सालों में, वो जो क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो रहे हैं, उनको आपने तैयार कर लेना है। एक ये आपने देखना है। दूसरा फ़ायदा आपको ये होता है कि पिछले 5 साल पेपर में आपको पेपर पैटर्न का पता चलता है। क्योंकि अगर आपको पेपर पैटर्न का पता नहीं है, तब भी क्वेश्चंस आप छोड़ के आते हैं। तैयारी होने के बावजूद भी आप क्वेश्चंस छोड़ के आ जाते हैं, आपसे छूट जाते हैं, जिस वजह से आपके मार्क्स सही नहीं आते। पेपर पैटर्न आपको पता चलता है, कौन-कौन से क्वेश्चंस बार-बार रिपीट हो रहे हैं हर साल, उनका आपको पता चलता है। और यहाँ पे एक और चीज़ पता चलती है, एक और चीज़ आपने देखनी है। मिसाल के तौर पे अगर एक क्वेश्चन है, मिसाल के तौर पे न्यूटन्स के लॉज़ ऑफ मोशन है, एक कानून है, या फिर मोशन के 1, 2 या 3 जितने भी कानून हैं, अगर पहले साल, अगर एक साल न्यूटन का एक कानून आया है, तो अगले साल न्यूटन का दूसरा कानून आ सकता है। इस तरह के जो क्वेश्चन जिनके पार्ट्स बने हुए हैं, उनका अगर एक पार्ट एक साल में आया है, तो उसका दूसरा पार्ट दूसरे साल में आ सकता है, उसके चांसेस हैं। या वही सेम क्वेश्चन भी अगले साल आ सकता है। तो वो क्वेश्चंस आपने देखने हैं जो कि बार-बार रिपीट हो रहे हैं, और पैटर्न आपको देख लेना है पिछले 5 साल पेपर्स में। ये आपको लाज़मी करना है। ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, इनमें क्या देखना है? इनमें वो टॉपिक्स देखने हैं, इन 5 साल पेपर्स में और बुक्स में वो टॉपिक्स देखने जो कि आपने तैयार तो किए थे। वो इम्पोर्टेंट भी थे, लेकिन उनकी तैयारी अच्छी नहीं थी। वीक पॉइंट्स थे, या फिर वीक टॉपिक्स थे। दूसरे नंबर पे आपने उन वीक टॉपिक्स को, उन वीक चैप्टर्स को देखना है, उनको पढ़ना है। अब यहाँ पे एक और गलती आप करते हैं। इन वीक टॉपिक्स को आप पढ़ते तो हैं, लेकिन आप इनकी सही तरीके से तैयारी नहीं करते, नहीं कर पाते। आप करना चाहते हैं, लेकिन तैयारी कर नहीं पाते। वो क्यों? क्योंकि यहाँ पे तीसरा पॉइंट जो है, यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे आप सुस्ती कर जाते हैं, वो है टाइम मैनेजमेंट। आप टाइम टेबल नहीं बनाते।
जिस वजह से आप किसी एक सब्जेक्ट को 10 मिनट दे रहे हैं, दूसरे को आप आधा घंटा दे रहे हैं, तीसरे को आप 20 मिनट दे रहे हैं। बैलेंस नहीं है, टाइम टेबल आपके पास नहीं है, टाइम टेबल में बैलेंस नहीं है, जिस वजह से आप सही टाइम नहीं दे पाते, तो आपकी तैयारी सही नहीं होती। आपको टाइम टेबल ये बनाना है, आप 1 दिन में 1 सब्जेक्ट को आप तैयार करें। फिर उस 1 दिन में भी आप टाइम टेबल बनाएँ कि भई मॉर्निंग में मैंने 2 घंटे में मैंने 2 घंटे में ऑब्जेक्टिव तैयार करनी है। फिर आफ्टरनून में मैंने 2 से 3 घंटे में सब्जेक्टिव या फिर शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं। फिर इवनिंग में 2 से 3 घंटे में मैंने लॉन्ग क्वेश्चंस तैयार करने हैं, और जिस दिन मैं फिज़िक्स तैयार कर रहा हूँ, उस दिन मैंने केमिस्ट्री को हाथ नहीं लगाना, और जिस वक़्त मैं जो टाइम मैंने शॉर्ट क्वेश्चंस को देना है, उस टाइम में सिर्फ़ शॉर्ट क्वेश्चंस तैयार करने हैं, उस टाइम में लॉन्ग क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस को मैंने नहीं देखना। इस तरीके से आपको अपने जो टाइम टेबल आप बनाएँ, उसी टाइम मैनेजमेंट के मुताबिक आपको तैयारी करनी है। अगर आप ये नहीं करेंगे, तो फिर जो टॉपिक्स आप तैयार करना चाह रहे हैं, वो आप तैयार नहीं करते। आपको फिर एंड पे जाके पता चलता है कि भई यार ये भी रह गया, ये भी रह गया, ये भी रह गया, तो ये गलती आपने नहीं करनी। अब आपको इन चीज़ों का पता है, लेकिन आप करते नहीं हैं। आपको बहुत सारे टीचर्स ने बताया है, लेकिन आप करते नहीं हैं। थोड़ी-सी कोशिश नहीं करते यहाँ पे, थोड़ी-सी आप हिम्मत नहीं करते। सुस्त मिज़ाज है ना आप। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट, अहम पॉइंट है। आपको पता नहीं होता, लेकिन इस पॉइंट की वजह से आप मार खा जाते हैं। ओवर कॉन्फिडेंस, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आपके पिछले एग्ज़ाम में मिसाल के तौर पे 800 मार्क्स थे, अच्छे मार्क्स थे। आप ये सोचते हैं कि यार मैंने 800 मार्क्स तो पहले भी ले लिए, तो इतनी तैयारी मेरी है, अब तो मैं थोड़ी-सी तैयारी करके अब तो मैं 900 मार्क्स आराम से ले सकता हूँ। अब यहाँ पे आप यहाँ पे एक चीज़ मिस कर जाते हैं। आप ये नहीं सोचते कि पिछली बार अगर आपके 800 मार्क्स थे, अच्छे मार्क्स थे, तो उसमें ये भी होता है कि मोस्टली जो आपका पेपर जो होता है, उसमें मोस्टली क्वेश्चंस वही आते हैं जो कि आपने तैयार कर रखे होते हैं। आपको अंदाज़ा नहीं होता, जिस वजह से आप सुस्ती कर जाते हैं, आप तैयारी नहीं कर पाते। अब अगले एग्ज़ाम में वो क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि आपने तैयार नहीं करे होते, जिस वजह से आपके पहले से भी मार्क्स कम आ जाते हैं। तो ये जो ओवर कॉन्फिडेंस है, इसको छोड़िए। तो यहाँ पे क्या करें? अब मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पूछते हैं कि भाई टाइम थोड़ा है, तो हम क्या करें यहाँ पे? तो यहाँ पे आपने 2 काम करने हैं। पहला काम, जितना टाइम आपके पास है, 1 हफ्ता, 2 हफ्ते, महीना, 2 महीने, जितना टाइम आपके पास है, वहाँ पे इस टाइम में आपने टाइम मैनेजमेंट के साथ या फिर टाइम टेबल के मुताबिक आपको तैयारी करनी है। और दूसरा, जब आप तैयारी करेंगे, जितनी तैयारी आपसे हो सके आप कर लें। जब आपने अपना टाइम वेस्ट नहीं किया होता, जितना टाइम आपके पास होता है, आपने दिया होता है। तो यहाँ पे दूसरा दूसरा जो अहम पॉइंट है, जो कि आप हर बार मिस कर देते हैं, वो है आपका ईमान, अल्लाह ताला पे भरोसा। जब आपने मेहनत करी होती है, तो फिर आप अल्लाह ताला पे भरोसा करते हैं कि या अल्लाह मेरे पास जितना टाइम था, वो मैंने दे दिया, लेकिन मैं बहुत सारी चीज़ें तैयार नहीं कर पाया। तो ऐसे में क्योंकि आपने कोशिश की होती है, तो अल्लाह ताला यहाँ पे आपके साथ आपकी गैबी मदद फरमाता है। तो ऐसे में मोस्टली वही टॉपिक्स आ जाते हैं जो कि आपने तैयार कर रखे होते हैं, क्योंकि आपने टाइम वेस्ट नहीं किया होता, आपने पढ़ा होता है, अपना फुल टाइम दिया होता है, अपनी पूरी कोशिश दी होती है, तो यहाँ पे अल्लाह ताला की रहमत भी शामिल हाल हो जाती है। तो ऐसे में ऑटोमेटिकली 99% यहाँ पे वही क्वेश्चंस आ जाते हैं जो कि आपने तैयार कर रखे होते हैं। लेकिन अगर आपने मेहनत नहीं कर रहे कोशिश नहीं की होती, तो अल्लाह ताला की रहमत भी शामिल हाल नहीं होती। यहाँ पे इस चीज़ को आपने अपने ज़हन में बिठा लें। 5वां पॉइंट, जो गलतियाँ आपने पिछले एग्ज़ाम में करी होती हैं, पता होता है काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को, आपके पास क्वेश्चन पेपर होगा पिछले एग्ज़ाम का, उसको आप देख लें। आपको पता होता है कि यार मैंने कौन से क्वेश्चन का आंसर नहीं लिखा था, कौन से क्वेश्चन का मुझे आंसर आता था, मैं गलती से कोई दूसरा आंसर लिख के आ गया, कौन-कौन सी मिस्टेक्स मैंने की हैं, तो वो गलतियाँ आपने नहीं करनी। ये चीज़ें आप कर लें, बाकी अल्लाह ताला पे छोड़ दें, फिर आप देखें कि आपके मार्क्स क्यों नहीं बढ़ते। उम्मीद है ये सारी कन्फ्यूजन दूर हो चुकी होंगी। अगर फिर भी आपके ज़हन में कोई क्वेश्चन है, कुछ आपको समझ नहीं आया, तो नीचे कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए दिया हुआ है, आप पूछ सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाज़मी शेयर कर दें। अगर आप नेकी की नीयत से शेयर करेंगे, तो आपकी शेयर की हुई वीडियो से जितने स्टूडेंट्स को फ़ायदा होगा, आपको सवाब मिलता रहेगा। दुआ है कि अल्लाह ताला आप तमाम स्टूडेंट्स को बेहतरीन मार्क्स में कामयाबी अता करे। आमीन सुम्मा आमीन।